वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, वी स्टार्ट आवर हिंदू डिस्कशन ऑफ 16 जुलाई। तो हम 16 जुलाई का हिंदू डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देर हो जाती है क्योंकि मैं जो नोट्स है वो तो दिन में ही डाल देता हूँ, पर इसे थोड़ा रिकॉर्ड करने में रात हो जाती है क्योंकि मुझे अपना थोड़ा पढ़ना होता है। तो उसकी वजह से जो पहला केसेस आता है, मैंने कल आपको एक न्यूज़ बताई थी, सेडिशन चार्ज को एक PIL फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं आपकी जो रमन्ना जज हैं, उन्होंने पूछा है वाई डू यू नीड द कॉलोनियल लॉ। ये कॉलोनियल लॉ है क्योंकि ये 1890-60 के आसपास को लाया गया था। तो एक अंग्रेज़ों के टाइम का एक लॉ है ये। 75 ईयर हमारी इंडिपेंडेंस हो चुके हैं। आपको पता है जब ये लॉ बनाया गया था कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, इनको मतलब इनकी जो वॉइस है उसको दबाने के लिए बनाया गया था। तो तुम इसका अभी भी यूज़ क्यों कर रहे हो? द यूज़ ऑफ सेडिशंस लाइक टू गिविंग द सॉर्ट टू द, मतलब एक तरह से आप कारपेंटर टू कट द पीसीस ऑफ वुड एंड ही यूज्ड इट टू कट द एंटायर फॉरेस्ट इटसेल्फ। तो ऐसे करने के लिए कि आपने किसी ने आपको चीज़ दी और आप उसी ही चीज़ को कट करते जा रहे हैं। तो एक तरह से आप क्या कर रहे हो, जो आपकी जो फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसका कहीं ना कहीं आप इसको दबाने के लिए आप इस लॉ को अभी तक यूज़ कर रहे हो। तो गवर्नमेंट से पूछा है, कल सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अटॉर्नी जनरल है हमारे इंडिया के, वो क्या बोलेंगे वो उनके उसमें पढ़ेंगे। इससे हम क्या पढ़ने वाले हैं? इससे हम पढ़ने वाले हैं आपके बारे में दोबारा से एक बार हम पढ़ेंगे सेडिशन चार्ज के बारे में अपने नोट्स के अंदर। सर हम आते हैं अपने नोट्स के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे ये वाले नोट्स की जो PDF है वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिलती है, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब लाइक जरूर किया करें वीडियो को देखने के बाद। पहला आता है सेडिशन। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, एक तो ये केस हुआ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है डिसीजन, एक तरह से सेडिशन चार्ज अगेंस्ट द सीनियर जर्नलिस्ट। जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि वो भी एक न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो उनकी वॉइस को दबाया जाता है इस चार्ज को लगाकर न्यूज़पेपर की। तो इसमें कई सारी चीज़ें इसमें देखी गई हैं। इसके बाद बात आती है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ सेडिशन केसेस रिफ्लेक्टेड द रिप्रेस अप्रोच डिसेंट एंड क्रिटिसाइज ऑफ द गवर्नमेंट। तो कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है गवर्नमेंट को। इसकी बात देखिए कि इस गवर्नमेंट क्या कर रही है, आवाज़ दबा रही है। रिपोर्ट आई एक फ्रीडम हाउस की, मतलब फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2011, डेमोक्रेसी अंडर सीजेस। तो एक डाउनग्रेड देखा जा रहा है हमारी। देखो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, वही कि आप गवर्नमेंट को अपोज कर पाएँ, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो भी बातें हैं उसको कह पाएँ कि जो आपको गलत लग रही है। अगर आपकी वही वॉइस वही दबाई जाएगी अपोज करने वाली, तो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड किया जा रहा है अपनी डेमोक्रेसी को, जो हमें फ्रीडम, जो आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको गिराया जा रहा है। अब हिस्ट्री मैंने आपको बता ही चुका हूँ, 17वीं सेंचुरी का ये लॉ है, ठीक है। ये 1817 IPC में इसको चेंज करके इसको लाया गया था। और सबसे पहले जो फर्स्ट यूज्ड, मतलब इसके जो शिकार हुए थे वो थे बाल गंगाधर। इनसे पहले एक और भी था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर दोबारा महात्मा गांधी हुए थे 1922 में, उन्होंने लिखा था अपने यंग इंडिया में। ये इसके सबसे पहले ये इसके शिकार हुए थे लोग। फिर रिलेवेंस क्या है इस चीज़ का, मतलब सेडिशन लॉ का क्या है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, जो आपका आर्टिकल 19(2) पे है, इम्पोज करता है कि राइट टू ऑर्डर, मतलब राइट इन ऑर्डर, कोई भी चीज़ हो सब एक ऑर्डर में हो, मेंटेन रखे यूनिटी और इंटीग्रिटी को, मतलब नेशनलिटी की फीलिंग को मेंटेन रखने के लिए, और मेंटेन स्टेबिलिटी, कोई दंगा फसाद ना हो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये सेडिशन लॉ लेके आए। अब आपने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी। ये जो 19(2) में देखो 19 क्या बोलता है, 19 बोलता है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर स्पीच कैसे और एक्सप्रेशन कैसा, उससे कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना हो, कोई फॉरेन स्टेट को नुकसान ना पहुँचे, कोई इंटीग्रिटी पे बात ना आए इंडिया की, कोई सिक्योरिटी स्टेट पे बात ना आए, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना हो, कोई डिफेमेशन ना हो, या फिर कोई इंसाइनमेंट ऑफ द ऑफेंस ना हो। अगर ये चीज़ नहीं करते हैं आप, तो आपके पास पूरा राइट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का। तो यही सारी बात बोली गई। फिर से कुछ इशू है। सबसे बड़ा इशू तो ये एक लाइक एक कॉलोनियल एरिया का है, मतलब अंग्रेज़ों के टाइम का एक लॉ है जिससे इतने सारे नेता हमारे जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जो वॉइस है वो दबाई गई। तो आप अभी तक ऐसा लॉ रख रहे हो। फिर स्टेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिड नॉट एग्री इंक्लूड द सेडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो चाहती नहीं थी इसको इंक्लूड करना, पर इसको भी एक तरह से इंक्लूड किया गया, क्योंकि एक तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं बेशर्त और शांतिपूर्वक होनी चाहिए। फिर सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट में ऐसा बोला गया। केदारनाथ जजमेंट सबसे बड़ा 1962 का। उसके बाद और भी बहुत सारे जजमेंट है आपके,
इससे रिलेटेड उसमें बहुत बार ऐसी चीज़ को बोला गया है, एक तरह से गलत मिसयूज़ किया जाता है। फिर ये क्या करता है, रिप्रेसिंग करता है डेमोक्रेटिक वैल्यू की। जो हमारी डेमोक्रेसी इतना बड़ा, सबसे बड़ी दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारी है, उसको आप क्या देखते हो, ऐसे लॉ आते हैं तो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करते हैं। वे फॉरवर्ड में ये बोलेंगे स्क्रैप कर देना चाहिए ऐसे लॉ को, रूल ऑफ जुडिशरी आनी चाहिए चीज़ों को, और सिविल सोसाइटी को अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब ऐसी चीज़ों का जो सिडिशन लॉ है आर्बिट्रेरी चीज़ें हैं उस चीज़ में। तो ये थी हमारे इससे रिलेटेड, आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है, कैसे आया कॉलोनियल टाइम पे, कौन कौन शिकार हुआ। आगे चलते हैं, थोड़ा स्पीडली जाएंगे। ये दिल्ली के सिर्फ अपील करते रहते हैं भारत रत्न देना चाहिए। जो बहुगुणा जी हैं, बहुगुणा जी किस चीज़ से रिलेटेड है, आपके सुंदरलाल बहुगुणा किस चीज़ से रिलेटेड है, इन्होंने मतलब क्या किया था, 1 लाख मतलब इन्होंने ट्रीज़, मतलब एक तरह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइप इन्होंने बहुत सारे ट्री लगाए थे कि अब डिफरेंट एरिया में जाके, तो उस चीज़ से रिलेटेड 1 लाख रुपए दिए हैं ऑन एज ए गिफ्ट। किसने दिए, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, आपको इतना याद रखना है, बहुगुणा जी। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश टू गिव ए 10% कोटा फॉर ए कपूर्स इन ए गवर्नमेंट पोस्ट, तो ये है 10% कोटा दिया जा रहा है आंध्र प्रदेश अपनी। तो इससे रिलेटेड पढ़ेंगे जो हमारे रिजर्वेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं हमारे इंडिया के अंदर। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 5 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने डिसाइड किया था, एग्जामाइन किया था 1992 का वर्डिक्ट, ठीक है ना। बाय द पहले 5 जज बैठी, उससे बाद में वो जज 9 जज की बेंच पे पहुंच गया कि क्या बताया गया कि 50% से आप एक्सीड नहीं करते हैं कोटा। जो भी कोटा है ओबीसी का, एससी का या एसटी का, इसको 50% से ज़्यादा मत लेके जाना, ऐसा इंदिरा सोहानी केस में बोला गया था। रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था कि नहीं बढ़ाना, क्योंकि इससे क्या होगा, दूसरी जो जनरल में आते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप फिक्स कर दोगे इनके लिए सीटें 50% से ज़्यादा, कम से 50% सीटें तो छोड़ दो उनके लिए, तो इस वजह से 50% फिक्स किया गया था उनके लिए। की पॉइंट क्या थे, अभी रिसेंटली जो डीलिंग चलती, मराठा जो है महाराष्ट्र के वो अपना मांग रहे हैं, तो ये भी 50% सीलिंग से ऊपर जा रहा है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से। फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड किया कि 16% रिजर्वेशन सीट देगी मराठाओं को, तो एक तरह से इंक्रीज़ हो रहा है 16% का। तो इंदिरा सोहानी जो केस है वो 50% जो कैपिंग का केस है वो कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो रहा है उस चीज़ के। तो ये सारी चीज़ें, उसको रिव्यू भी किया गया था जजमेंट को, और गवर्नमेंट ने यही बोला था कि जो भी है उसको एक्सटेंशन नहीं करना चाहिए। और ये भी बोला गया था कि एक्सटेंशन ऑफ द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, नॉट जस्ट ओबीसी, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होता है ना ओबीसी के अंदर, कि आपकी सैलरी अगर 8 लाख से, एनुअल टर्म 8 लाख से ज़्यादा होगी तो आपको ओबीसी कोटे का आप यूज़ नहीं कर सकते। वो डिफरेंट में चेंज करते रहते हैं उसके हिसाब से। तो ये कॉन्सेप्ट कहना है कि एससी और एसटी के अंदर भी लेके आना चाहिए। तो ये सारी इसमें चीज़ बात की गई थी। 992 का आपको जजमेंट याद रखना है। अदर जो क्वेश्चन रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कुछ और क्वेश्चन भी थे, जैसे 50% तो कैपिंग थी, गवर्नमेंट EWS लेके आया, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला, इसमें 10% और ऐड कर दिया तो अब 60% हो गया। पर गवर्नमेंट जवाब क्या दिया कि जो 10% है ये कोई भी ले सकता है, पर्टिकुलर कास्ट के लिए तो नहीं है, तो कोई भी ले सकता है इकोनॉमिकल बेसिस पे। तो जो ये कौन से एक्ट से आया था, ये आया था 102 अमेंडमेंट एक्ट से आया था, 101 से GST आया था, और 103 से आपका आया था OBC कमीशन बना था, 104 से वो एंग्लो इंडियंस को मतलब कैंसिल किया गया था कि एंग्लो इंडियंस की सीट जो है वो अब ख़त्म कर दी गई थी। तो वेदर द आर्टिकल 342 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको बोलता है, अब्रोगेट करता है स्टेट को पावर टू द लेजिस्लेशन क्लासीफाई इन द रिस्पेक्ट ऑफ बैकवर्ड कास्ट ऑफ द सिटीजन। उस सब चीज़ को देखते हुए ये सब चीज़ की गई थी 102 से, आपको याद रखना 102। अब कॉन्स्टिट्यूशनल और रिजर्वेशन, ये कुछ हमारे संविधान में रिजर्वेशन के बारे में क्या है। सबसे पहले 77th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1995, इंदिरा सोहानी का वर्डिक्ट आया, रिजर्वेशन ऑन द इनिशियल अपॉइंटमेंट नॉट ए प्रमोशन, यानी कि आपको जो जॉब लेनी है, आपका एग्ज़ाम देना है, आपको जॉब लग गई आपके ST कोटे से, फिर आपको जॉब में आप हो और उसमें प्रमोशन के लिए भी कोटे का यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे 1995 में। तो इंदिरा सोहानी का जो वर्डिक्ट आया था केस का, उसमें ये भी बोला गया था कि जो आप अपॉइंटमेंट एक बार आप ले लोगे, फिर अपॉइंटमेंट में उसका यूज़ नहीं करोगे। हाउएवर एडिशनल 16 जो आपका आर्टिकल 16(4)(a) जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है स्टेट को टू मेक ए प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ प्रमोशन टू ST/SC एम्प्लॉयज़ इफ़ द स्टेट फील दैट इज़ नॉट एडुकेटली रिप्रेजेंटेटेड। यानी कि मतलब 16(4)(a) जो आपका आर्टिकल है वो स्टेट को बोलता है अगर किसी ST या SC कम्युनिटी की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी विभाग में, तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रमोट करके आगे ला सकते हो। ये सारी चीज़ें 81 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2000 में, इसमें क्या 16(4)(b)
which say the unified ST/SC quota for a particular year when carried forward to next year will be treated separately not included। मतलब कहने का मतलब क्या, मैं बताता हूँ कि इस अमेंडमेंट एक्ट से कुछ और चेंज किया। जैसे इस साल 100 ST/SC की सीटें हैं, इसमें से 50 फुलफिल हो पाती हैं। नेक्स्ट ईयर क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें ऐड करके फिर निकाल देगी। पर ये है कि जो इस साल की 50 बची हुई थी उनको अलग से और एक्स्ट्रा अलग से रखो। ये नहीं कि दोनों को मिक्स करके 50 निकाल दो आप, नहीं, हर साल उसको उसमें ऐड मत करो, सेपरेटली उस चीज़ को रखा जाएगा। इसमें ये बताया गया था। आगे चलते हैं। आगे क्या आता है, 85 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 में आया। इट प्रोवाइड द रिजर्वेशन इन द प्रमोशन कैन बी अप्लाइड विद द कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियरिटी। मतलब ठीक है, आपको प्रमोशन दिया जाएगा, उसमें भी कोटा लगेगा, ठीक है ना, पर उस कोटा कैसे दिया जाएगा, उसमें भी जैसे 2 SC के हैं, इसमें से एक A सीनियर है, B सीनियर नहीं है, तो A वाले को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, तो सीनियरिटी बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एक तरह से ये चीज़ है। फिर आर्टिकल 102, 103, 104 अमेंडमेंट है इन द लास्ट कपल ऑफ डिकेड डेट हैज़ बीन सेवरल अमेंडमेंट किए गए। तो ठीक है ना, जैसे 102 अमेंडमेंट है, 104 है, 10% रिजर्वेशन ऑफ EWS, ठीक है ना, ये 103 से आया, EWS 103 से आया, तो 102 से क्या आया, फिर आपको देखना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है मेरा, मैं सही हूँ वैसे। 101 से तो आपका आया था GST, ये तो पक्का है, GST आया था। 102 से शायद आप एक बार देखना, चेक करना, थोड़ा मैं कन्फ्यूज़न हो रहा हूँ। 103 से अगर ये आया तो 102 से OBC कमीशन आई है, बैकवर्ड कमीशन, ठीक है ना। 104 से आपका वही आया, एंग्लो इंडियंस और ST/SC को 10 साल उनका रिजर्वेशन और बढ़ाया गया है और एंग्लो इंडियंस का ख़त्म किया गया है कोटा। तो ये आया आपका 104 से। 103 से फिर वो आया आपका बैकवर्ड कमीशन, सॉरी 103 से बैकवर्ड, 103 से आपका EWS, 102 से बैकवर्ड कमीशन बनाया गया, 101 से GST है। तो ऐसे होगा, ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आर्टिकल 335 लेके आए, इस क्लेम करता है कि जो ST/SC कम्युनिटी शैल बी टेक इन द कंसिडरेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी विद द मेंटेनेंस ऑफ इफिकेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऐसे ऐसे हमने यहाँ कोटे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है चीज़ों का। अब 1992 जजमेंट है, इंदिरा सुहानी का केस जो था, उसमें क्या बोला गया कि कैपिंग की गई कि 50% से आप ज़्यादा नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि हमने क्या किया, 50 EWS ला के 60% कर दिया। तो वो क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट किए गए उसके लिए, इसलिए हुआ वो। फिर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी इसमें ऐड किया जा रहा है, जज ने खुद बोला। जैसे मंडल कमीशन आया था, मंडल कमीशन से OBC बना था, OBC का कोटा, वो सब चीज़ों को चेक किया गया। फिर लिमिट किया गया बाय द स्टेट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट बोलता है सिंस 1992 मैनी ऑफ द स्टेट हैव पासिस, मतलब बहुत सारे स्टेट निकालती हैं अपना अपना कोटा की। जैसे मराठा के लिए अलग है, हरियाणा गवर्नमेंट भी, छत्तीसगढ़ भी डिफरेंट बिरादरी को अलग से कोटा देती है। तो कहीं ना कहीं एक्सीड कर जाता है 50% मार्क से, वो आपको नहीं जाना है। बस एक एक्सेप्शनल केस है तमिलनाडु का, क्योंकि तमिलनाडु ने बहुत पहले किया था। इवन द जजमेंट, कौन सा जजमेंट, जो आपका जजमेंट था ना आपका केशवानंद भारती जजमेंट जो था, उससे पहले ही कर रखा था। बट जुडिशल, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जुडिशल रिव्यू जो केशवानंद भारती केस के बाद जितने भी चीज़ें हुए सब में जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं, और उससे पहले वाले में नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं ये वाला एक्सेप्शनल है 69%, अदरवाइज किसी भी स्टेट में सुप्रीम कोर्ट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। 2002 में गवर्नर ऑफ द, मतलब कि ईस्ट वाइल्ड स्टेट जो आंध्र प्रदेश के, डिक्लेयर 100% रिजर्वेशन टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कैंडिडेट है इन द पोस्ट ऑफ स्कूल टीचर, ठीक है ना, इन द शेड्यूल एरिया। जो शेड्यूल एरिया है इसके अंदर 100% रिजर्वेशन दे दिया। हाउएवर इट वॉज रूल्ड एज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द अपेक्स कोर्ट, बाद में कोर्ट ने उसको भी कर दिया। फिर ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ किए गए हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं, जैसे मैंने आपको तमिलनाडु को बताया, वहाँ पे 69% है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद कुछ और जजमेंट थे, जैसे आपका EWS था, EWS में बोला गया इसमें सब कम्युनिटी को दिया जा रहा है, ये वीकर सेक्शन पे दिया गया। इसके रिलेटेड कुछ चेंज भी किए गए आर्टिकल 16 के अंदर, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोला है। पर आपको पता ही है, इंदिरा सुहानी केस वेरियस जजमेंट आ चुके हैं। मेंटेनेंस रखना है आपको, फ्यूडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है, ठीक है ना। आर्टिकल 331, आर्टिकल 332 डिक्लेयर करता है पर्टिकुलर कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स पावर हेड वेस्टेड इज द पार्लियामेंट के पास है। बैलेंस ऑफ रिजर्वेशन रहना चाहिए, मेरिट, ऐसा नहीं आप एक कम्युनिटी को दे दो। पॉलिटिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हम आते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर। अब जीका वायरस है, जीका वायरस देखो, कल के न्यूज़पेपर में क्या था, नो जीका वायरस केसेस फाउंड इन केरला। आज बोल रहे हैं 28 केस मिल गए। इनको यही नहीं पता है डाटा कैसे घूम रहा है, इतने कन्फ्यूज़न हो गया। तो जीका वायरस एक एडिस मॉस्किटो होता है, उससे जीका की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, आपको याद रखना है। और एडिस से ही 4 बीमारी और होती हैं, चिकनगुनिया, येलो फीवर और आपका डेंगू।
ये तीन बीमारी और एडिस मॉस्किटो से होती हैं। तो जिका वायरस भी एडिस से होता है और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, आपको इतना याद रखना है। दूसरी न्यूज़ आती है, ये लोकेशन है, ये मैप है, ये आपका मैप है आपका किस चीज़ का, जो एंगेजमेंट हुआ है, मतलब अलग अलग हुए हैं वहाँ पर लड़ाई की झगड़ा जो था, जैसे आपका दिप्सेंग प्लेन का, डेमचौक का, गैरगौर हॉट स्प्रिंग का, ये कुछ एरिया है जिनकी थोड़ा लड़ाई था, इंडिया और चाइना अभी भी है। तो ये एरिया है, आपको इनको क्या करना है, कई बार मैं कर चुका हूँ, आपको इन प्लेसेस को ना लोकेट करना है मैप के ऊपर जाके। और मैंने आपको बताया था मैं कैसे लोकेट करता हूँ। मैं गूगल मैप खोलता हूँ, मैं दिप्सेंग प्लेन सर्च करूँगा और स्टार मार्क कर दूंगा, मैं ये मार्क करूँगा, स्टार मार्क कर दूंगा। प्लीज़ आप उस चीज़ का यूज़ किया करें। स्ट्रॉन्ग सेंटर स्टेट बी ह्यूमैनिटी, ये कुछ नहीं है, एक आपके लीडर थे, ट्राइब्स के लीडर थे, उनका नाम था संत स्वामी। उन्होंने जो भीमे कोरेगांव में एक जो लड़ाई हुई थी उसके, वो थोड़ा हेल्प करते थे ट्राइब्स की, तो उसके अगेंस्ट में उन्हें यूएपीए लगा के, यूएपीए 1967 एक्ट लगा के, कई बार पढ़ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, ये लगा के उनको जेल के अंदर भेज दिया गया था। और वो जेल में थे और वो 80+ उम्र के थे और उन्होंने मेडिकल लीव के लिए अप्लाई किया था, पर वो मेडिकल बेल के लिए अप्लाई किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो कैंसिल कर दी थी। बाद में उनकी डेथ हो गई थी जेल के अंदर। ठीक है, तो यही बोला गया, स्ट्रॉन्ग इंडियन सेंटर मस्ट भी, एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए सबके अंदर। वो 84 साल के थे, सफरिंग थे बहुत सारी बीमारियों से, डिसीज से वो सफरिंग थे, फिर भी आपने उनको छोड़ा नहीं, फिर भी वो बोला कि आपने गलत एक्ट उनके ऊपर लगाया। तो यही बोलते हैं कि ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। यूनाइटेड नेशन कमीशन ने कई बार बोला इस चीज़ में, अगर कोई आदमी ऐसा है उसे बेल दे सकते थे, पैरोल पे छोड़ सकते थे, फिर और भी चीज़ें, पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की कुछ ना कुछ अप्लाई करके आप छोड़ सकते थे। तो ये आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर है और इससे अलावा हम कहीं नहीं पढ़ेंगे। फिर आता है इंटरफेरेंस इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन डू विदाउट। ठीक है ना, ये कुछ आर्टिकल ये इतना काम का तो नहीं है, पर आपको एथिक्स विथिक्स में मिल सकता है। ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी इज आंसरेबल टू द लॉफुल इलेक्टेड गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी आंसरेबल है। आई एम हैप्पी एट द, ये पढ़ लेना आप, एक स्टोरी टाइप है कि आपको कैसे FIR करनी चाहिए, कैसे पुलिस वालों को FIR लिखनी चाहिए, कोई मिसकंडक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके पास एक डायरी होनी चाहिए, मैंने लिख दिया है आपको। एथिक्स विथिक्स में आप कहीं अप्लाई कर सकते हैं केस स्टडी के अंदर इसको, डायरेक्टली वैसे कोई नॉलेजेबल नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके बाद डायरी होनी चाहिए, जो पर्टिकुलर दिन में जो भी चीज़ वो करता है किसी भी केस के खिलाफ उस डायरी में उसको लिखना चाहिए। जो हमारे जज हैं वो डायरी उनसे मांग सकते हैं, केस की डायरी दिखाओ, क्या क्या आपने इन्वेस्टिगेशन की, कैसे की। अगर उनकी कोई गलती है तो जज उन पर सज़ा सुना सकते हैं। हमारे इंडिया में क्या प्रावधान है, जज नहीं बोलता पकड़ने के लिए, पहले उसको पुलिस पकड़ लेती है, उसको साथ रखती है, फिर बाद में जज के सामने पेश करती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। CRPC आपको स्ट्रांगली उसको बिलीव करते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर को, इसको आप पढ़ लेना। ये सारा एथिक्स के ऊपर है, नॉर्मल चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें होनी चाहिए, कैसे कैसे FIR होनी चाहिए, कॉमन मैन को वो चीज़ें फेस ना हो, ये आता है। अभी राइजिंग इन द इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ की बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री बोलती है कि जो हम इन्फ्लेशन रखेंगे, हम इन्फ्लेशन रखेंगे 2 से और 6 के बीच में, यानी कि 4 के आसपास, प्लस माइनस इतनी चलती रहेगी, ±2। ठीक है ना, या 2 के और 6 के बीच में रखें, पर हमारी 6+ चल रही है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। तो कहीं ना कहीं से बात की है, एक तो ग्रोइंग, एक मतलब संकटपूर्ण स्टार्ट हो गया, मतलब प्रीकेरिटी स्टार्ट हो गया संकटपूर्ण। तो हमारी महंगाई है, एक तरफ बीमारी से लड़े, एक तरफ महंगाई से लड़े, तो ये सारी प्रॉब्लम है। कल मैंने आपको पढ़ाया था CPI एंड WPI के बीच में डिफरेंस, आज नहीं बताऊंगा, आप जाके देख लेना। ठीक है ना, और मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ आपको CPI, WPI और MPI बता दे तो PMI, सॉरी PMI, ये PMI होगा, ये उल्टा कर दिया मैंने, PMI कर लेना इसे, PMI है। PMI के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, CPI WPI का कल के न्यूज़पेपर में जाके लास्ट में पढ़ा है बिल्कुल मैंने। ठीक है, आप देख लेना स्पीड में लगा के वीडियो। तो PMI बताता हूँ, एक सर्वे होता है, ये मंथली बेस्ड सर्वे होता है। जैसे एक कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, इंडस्ट्री है, उसके पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि लास्ट मंथ से इस मंथ आपकी सेल बढ़ी है, आपका प्रोडक्शन बढ़ा है, आपकी जो इनकम है बढ़ी है घटी है। तो इसमें इंडिकेटर होते हैं 0 से 100 तक लेकर, बीच में होता है 50, अगर मीन मोड लेंगे इसको। वो बोलता है कि मेरी बढ़ी है, यानी कि आप 50+ में गए हैं। वो बोलता है मेरी लास्ट मंथ से हमारी जो इनकम्स है वो घटी है, तो आप 50 माइनस में गए हैं। वो बोलता है इक्वल है, ना घटी ना बढ़ी, तो आप कहीं ना कहीं 50 पे स्टैंड खड़े हैं। तो ये मंथली बेसिस सर्वे कराया जाता है इस चीज़ को देखने के लिए, इकनॉमी बढ़ी है घटी है, जिससे बोलते हैं आपका PMI, परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स बोलते हैं, या इसका नाम ये है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ये हम नहीं पढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट इन द बबल नहीं पढ़ेंगे,
आगे चलते हैं। ये कुछ आया है कि रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून रिड्यूस द शार्पली इन जुलाई इज़ कम्पेयर टू जून। तो इसमें कुछ है कहाँ कहाँ पे कैसे, आप थोड़ा देख लेना। पुअर एंड हेम्पर, ये सारी इसमें चीज़ दी गई है। अभी एक सिंपलीफाई द ड्रोन पॉलिसी, ये कुछ नहीं है आर्टिकल, ये ड्रोन के ऊपर है। अभी इंडिया में क्या हुआ देखा आपने, कितने अटैक देखे होंगे इंडिया में अभी ड्रोन के अटैक जम्मू कश्मीर के अंदर, कि ड्रोन दिख रहे थे जो हमारे आर्मी के बेस थे, एयरफोर्स के बेस थे। तो अब गवर्नमेंट क्या रिलीज़ किया, ड्राफ्ट ड्रोन पॉलिसी। अभी ड्राफ्ट है, कोई रूल्स नहीं आया, पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उसको रखा गया 5 अगस्त तक। तो उसको सिंपलीफाई बनाया गया है कुछ पॉलिसी को, ड्राफ्ट जो आपकी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड मतलब इसमें कोई आदमी थोड़ी बैठता है, रिमोट से कंट्रोल करते हो। तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 लेके आ रहा है, उसका ड्राफ्ट रखा गया। थोड़ा सिंपलीफाई भी बनाया गया। पहले आपको 6, अगर देखो प्रॉपर तरीके से ड्रोन खरीदते हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना होता है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपको बहुत सारे फॉर्म भरने पड़ते थे। देखो 25 फॉर्म के आसपास आपको भरने पड़ते थे, फ्रॉम 25 to 6। कुछ चीज़ें हो गई हैं, उसको थोड़ा कम भी किया गया, सिंपलीफाई किया गया बहुत सारी चीज़ों को। अभी ड्राफ्ट है, कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। यूपीएससी ड्राफ्ट नहीं पूछता है, यूपीएससी पूछता है ओनली जब वो पूरे रूल्स आ जाएंगे उसके बारे में तब पूछता है। तो जब ये रूल्स आ जाएंगे तो उसके बारे में हम तब पढ़ेंगे। अब 2 मिलियन अकाउंट्स बैन इन मई टू जून। व्हाट्सएप ने 2 मिलियन अकाउंट बैन किए जो फेक बने हुए थे, जो कुछ गलत कामों में लिप्त थे, उसको किया है। वो कौन से एक्ट के अंदर किया है, जो हमारे आईटी रूल्स आए ना, इस एक्ट के अंदर इनको स्टेप लेने पड़ रहे हैं, जो डिफरेंट जो आपके ये हैं। आगे आपके जयशंकर मीट घानी कौन है, अफगानिस्तान के जो हैं आपके वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। इनसे बात की कि तालिबान राइज कर रहा है, इसको कम करने के लिए कैसे हैंडल कर पाएंगे, इस सब चीज़ों की बात की। हम कई बार पढ़ चुके हैं, इस पर आंसर राइटिंग भी कर चुके हैं। क्या इफेक्ट इंडिया पे और क्या इफेक्ट पूरे वर्ल्ड पे आएगा। आगे एक चीज़ बताऊंगा आपको, टेररिस्ट से रिलेटेड एक चीज़ आई है। तो कहीं ना कहीं चाइना सोचता है मेरे ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, चाइना के ऊपर भी कहीं ना कहीं टेररिस्ट का इफेक्ट दिखाई देगा। गीरा साराभाई, ये गीरा साराभाई कौन है, इनको याद रखना। जो 1 लाइनर एग्जाम वाले आते हैं ना, एसएससी या फिर स्टेट सर्विस, उसमें आ सकता है। गीरा साराभाई कौन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, इन्होंने ही अहमदाबाद में इसको इस्टेब्लिश किया था, जो डिज़ाइन की एजुकेशन थी इंडिया में। तो गीरा साराभाई ये अभी रिसेंटली ये एक्सपायर हो गई है। फिर आता है नोटिस 3 MP, जो MP हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको एंटी डिफेक्शन लॉ में निकाला गया। पहले हम पढ़ लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, शेड्यूल 10 के अंदर क्या होता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, इट होस्टेड द करेक्टर ऑफ इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर, मतलब एक तरीके से इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर, और बिकम ए डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ों के लिए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, 10 शेड्यूल के अंदर आता है। हमारे जो 12 शेड्यूल हैं उसमें से 10 के अंदर ये आता है, आपको याद रखना है। जब इंडिया का संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 80 शेड्यूल थे। उसके बाद 4 बाद में ऐड किए गए। 9 शेड्यूल आपको बताइए, 10 शेड्यूल इसके लिए, 11 शेड्यूल आपका पंचायत के लिए, 12 शेड्यूल आपका म्यूनिसिपल के लिए। आपको ऐसे भी याद रखना है। तो ये इसको ऐड किया गया था, अब बाद में बना तो ऐड किया गया, तो 1985 में इसको ऐड किया गया था 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इट ले डाउन द प्रोसेस, जो आपके MPs हैं वो कैसे मतलब अच्छे से काम करें, पार्टी के साथ मिलकर काम करें, कलेक्टिवली काम करें। अगर पार्टी में दगाबाजी करेंगे, धोखा देंगे, तो उनको बाहर निकालने का इसमें प्रावधान है, डिस्क्वालीफाई करने का, ठीक है ना। और ये दोनों में अप्लाई होता है कि लॉ एप्लीकेबल टू बोथ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव में, दोनों के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इफ़ द मेंबर ऑफ द हाउस बिलोंगिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई, जैसे मैं बीजेपी का आदमी हूँ, अब देखते हैं इसमें आगे पढ़ते हैं है क्या। वॉलंटरी गिव द मेंबरशिप ऑफ हिज पार्टी, अगर मैं बीजेपी का MP हूँ, एज ए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। अगर मैं इस MP हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ बीजेपी से, अगर मैं इस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता हूँ तो ये अप्लाई होंगे, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। वोट डज नॉट वोट इन द लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूट इलेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी वाले मुझसे बोलते हैं ये वाला बिल हम लेके आ रहे हैं, इसके फेवर में हमारे MP उसको फेवर करेंगे पार्लियामेंट में। अगर मैं नहीं करता हूँ, पार्टी के अगेंस्ट जाता हूँ, तो भी मेरे पर एंटी डिफेक्शन लॉ आ सकता है। दूसरी बात, ठीक है ना। उसके बाद आता है इफ़ द इंडिपेंडेंट, जो जैसे मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, एक इंडिपेंडेंट मेंबर हूँ और मैं इलेक्शन जीत के आता हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीत के आता हूँ, और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता हूँ, तो भी मैं एंटी डिफेक्शन में आ सकता हूँ। पब्लिक ने मुझे इंडिपेंडेंट चुना है किसी पार्टी के रूप में, तो भी आ सकता है। या फिर कोई नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो भी तो MP होते हैं ना। वो मेंबर अगर 6 मंथ के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, 6 मंथ के अंदर अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर वो 6 मंथ के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ए नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइन ए पार्टी 6 मंथ आफ्टर, 6 मंथ के बाद में ज्वाइन करता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है। तो इसमें कुछ चीज़ें ये बताई गई हैं।
However, the legislator may change their party without the risk फॉर डिस्qualify सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर मैं बीजेपी से आता हूँ, अगर मुझे कांग्रेस में जाना है तो कर सकता हूँ, पर उसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं कि कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरी पार्टी में कितने मेंबर हैं, 30 मेंबर है, 30 मेंबर है मेरी पार्टी में, एमपी जो है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से अगर 20 छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि 2/3 अगर मेंबर छोड़ के जा रहे हैं तो डिस्qualify नहीं हो सकता, क्योंकि 2/3 मेंबर छोड़ के जा रहे हैं तो आपकी पार्टी में कुछ कमी है, ठीक है, किसी पार्टी को फेवर करते हैं। ये इन सच ए सिनेरियो नाइदर द मेंबर who decided to the merge or not the one who stay with the original party will be face disqualification। कोई भी फेस नहीं करेगा। जो 10 बचे वो भी डिस्qualify नहीं होंगे, 20 है जो दूसरी पार्टी में चले गए वो भी डिस्qualify नहीं होंगे। अब डिसीजन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अब जो भी डिसीजन होगा ना एंटी डिफेक्शन लॉ का, वो कौन लेगा? जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा। यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन? लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में आपके चेयरमैन होते हैं। वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो डिसाइडेड करेंगे। अब ये बोला गया था कि पहले क्या था, इसमें कोई भी कोर्ट बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी उनके डिसीजन पर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन करती है और 1992 में डिसीजन सुनाती है कि नहीं, हम कोई भी एमपी अगर उसे लगता है उसे गलत किया गया डिस्qualify, तो वो जुडिशल रिव्यू के अंदर जा सकता है। ये कुछ इसमें सारी चीज़ें आई। फिर वेरियस रिकमेंडेशन इसमें बोली गई कि जो आपके दिनेश गोस्वामी कमेटी, उन्होंने बोला कि रिफॉर्म्स करो इसमें कुछ और, डिस्qualify शुड बी लिमिटेड फॉलोइंग केसेस, कि मतलब इसको जैसे जो मेंबर छोड़ के जाना चाहता है, वॉलंटरी मेंबरशिप देना चाहता है, उसको नहीं निकालो, कोई मर्जी होगी उसकी। द मेंबर मतलब जो वोटिंग के अगर पार्टी के खिलाफ वोटिंग करता है, उसे कोई बिल अच्छा नहीं लग रहा है, एमपी के बीजेपी का कोई एमपी है, उसे बीजेपी कोई बिल लेके आए, उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो बिल अच्छा नहीं है, उसने उसके खिलाफ वोटिंग की, तो सही है ना, उसने सोच के वोटिंग की, उसके खिलाफ वोटिंग की। अब ये तो आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो, सबको वोट करना ही करना है, किसी एमपी को अच्छा नहीं लग रहा तो इसमें कुछ चेंजेस कर देने चाहिए। और उसके बाद लॉ कमीशन ने भी कुछ बोला। इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया कि अंडर 10 शेड्यूल मेड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन द बाइडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कुछ इसमें और चीज़ भी ऐड करी गई कि जो डिसीजन होगा अंडर 10 शेड्यूल शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट गवर्नर ऑन द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये सारी चीज़ इसमें की जाती हैं। हम आते हैं वापस अपने हिंदू के ऊपर। एंटी डिफेक्शन लॉ हमने पढ़ लिया। अब वेस्ट बंगाल की सीएम है, ये बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में बाई इलेक्शन कराए जाए, क्योंकि अभी जो हमारी ममता बनर्जी है ना, वो हार गई थी, वो इलेक्शन हार गई थी 1192 वोट से, ठीक है ना। तो वो आपकी नंदीग्राम सीट से वो इलेक्शन हार गई थी, पर उनको सीएम बना दिया गया है, सीएम बना दिया गया। तो पर कंडीशन क्या है कि आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलता है, मिनिस्टर हु फॉर ए पार्ट ए पीरियड ऑफ 6 मंथ कंसेक्यूटिव, मतलब कि मंथ में, इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव स्टेट। यानी कहने क्या मतलब, अगर आप एमएलए नहीं हो, अगर आप एमपी नहीं हो, तो भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, तो भी आप सीएम बन सकते हो, तो भी मिनिस्टर बन सकते हो, बेशर्ता आपको 6 मंथ के अंदर अंदर वहाँ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से अभी जो उत्तराखंड के सीएम है उनको उतारा गया है, मतलब तीरथ सिंह रावत दूसरे बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन नहीं करवा पाए 6 मंथ के अंदर अंदर, तो उनका टाइम पीरियड कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा था। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ प्रिकॉशन लेने के लिए बोला है कि मतलब ये बेड है, बेड को और प्रिपेयर करो और ज़्यादा इंक्रीज़ करो कैपेसिटी उनकी, ताकि आने वाले टाइम में थर्ड वेव फेस हो तो हम उसे कंट्रोल कर पाएँ। यूके विल वर्क विद तालिबान। देखो अब तालिबान के साथ देश खड़े आने लगे हैं कि हाँ तालिबान क्या, उनको भी गवर्नमेंट का पार्ट बनाना चाहिए, ऐसे यूके ने बोला है। चलो ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती हैं तो इसका मतलब ये नहीं चाइना पे खतरा नहीं है। चाइना क्या था, चाइना पाकिस्तान में क्या बना रहा है, 1 बेल्ट 1 रोड का इनिशिएटिव बना रहा है, बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बना रहा है। तो एक बस थी, बस में बहुत सारे चाइनीज़ पीपल थे, जो उनके वर्कर्स थे, जो आदमी थे, वो जा रहे थे साइड पे, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, बम अटैक हुआ और बहुत सारे इसमें क्या चाइनीज़ लोग मारे गए। तो वही है कि टेररिस्ट अटैक है, देखो इफेक्ट दोनों पे पड़ता है, चाहे कोई भी नेशन हो, तो उस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल इशू है, ना कि पर्टिकुलर कंट्री का इशू है। दूसरी न्यूज़ आती है फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि लोगों को फाइनेंशियली चीज़ें यूज़ करना सिखाया जाए, बैंकिंग की, एटीएम यूज़ करना, कि उस वजह से कहीं ना कहीं जो पैसे लोग घर में रखते हैं ना, मतलब इधर घर में रख लेते हैं, बैंक में नहीं जाते, ना ही बैंक में अकाउंट होता, तो नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को देश के साथ जोड़ा जाए। अब खुद देखो, आपके पास पैसा है, आपने पैसा ले जाके घर में रख दिया, तो पैसा किसी के काम नहीं आ रहा, वो घर में रखा है, 2 साल रखा, 3 साल, आपके पास पैसा है, आपने बैंक में जाके जमा कर दिया। अब वो पैसा बैंक किसी को लोन देगा, उस लोन से कोई आदमी कोई काम करेगा, उस काम से वो आदमी 2 आदमी को नौकरी देगा, ठीक है, नौकरी देगा। उस जब नौकरी 2 आदमी को मिलेगी तो
एज ए सैलरी मिलेगी। सैलरी से वो आदमी मार्केट में कोई चीज़ खरीदेंगे, ठीक है ना, खरीदेंगे तो कोई चीज़ बिकेगी, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ मैन्युफैक्चर की जाएगी जो दो आदमी ने खरीदी, तो एक प्रोडक्शन है, पूरी चैन बन जाती है। पर यहाँ पे क्या था, किसी आदमी पैसा दिया, उसने घर में ले जाकर रख दिया, उस पैसे का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। पर अगर पैसा आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक से इतनी सारी पूरी सर्किल चैन बन जाती है, पूरी इकनॉमी की सर्किल चैन बन जाती है। तो इस वजह से फाइनेंस इंक्लूजन बढ़ाना चाहिए और इंडिया के लिए बहुत फ़ायदा है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, और इंडिया ने कहीं ना कहीं किया भी है। जैसे 2014 में जनधन योजना अकाउंट खोले गए और भी सारी चीज़ें लेके आए, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ करती है। इसके लिए हमें क्या देना होगा लोगों को, इसके लिए हमें फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि वित्त साक्षरता, मतलब कि उसकी पढ़ाई, मतलब उस बताना होगा लोगों को कैसे यूज़ करना है बैंक का, आपके म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताना होगा। और ये कहीं क्या बोलते हैं कि हमारा पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है। जो हमारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है PPI, कहीं ना कहीं इंक्रीज़ देखा गया। अब हर दुकान पे छोटे छोटे मतलब जो सब्जी वाले आते हैं उनके पास Paytm है, वो ऑनलाइन पेमेंट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं। इन्होंने बताया है कि इंडिया, ठीक है ना, द पेमेंट सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन प्रोसीड मोर देन 50 करोड़ ट्रांजेक्शन, टोटल ऑलमोस्ट 4.5 लाख करोड़ पर डे। देखो 15 करोड़ ट्रांजेक्शन होती हैं डेली, नियर अबाउट 4.5 लाख करोड़ के आसपास जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है। ऐसा कैसे हो पाया? UPI प्लेटफॉर्म हो गए बहुत सारे, जैसे सब UPI बेस हैं। UPI हैज द विटनेस ओवर 280 करोड़ ट्रांजेक्शन इन जून 2021, 280 करोड़। ग्लोबली देयर हैज़ बीन ए लॉट्स ऑफ इंटरेस्ट इन UPI। तो ये सारी चीज़ देखी गई। इससे क्या होता है ना, ब्लैक मनी जनरेट नहीं होती है, गवर्नमेंट को पता होता है किसके अकाउंट में कितना पैसा है, तो बहुत सारी चीज़ों का उसमें अच्छा यूज़ किया है। चोर चुरा के नहीं ले जा सकता, आप पर्स लेके मत जाओ, फ़ोन लेके जाओ मार्केट में, तो पैसे आपके नहीं खो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। ये था हिंदू से रिलेटेड। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की कुछ न्यूज़ बता देता हूँ, थोड़ा आप खुद पढ़ लेना उसमें जाके। वैसे मैं PDF सुबह डाल देता हूँ, हिंदी इसकी, इंडियन एक्सप्रेस की भी डाल देता हूँ सुबह, दोनों की PDF डाल देता हूँ। हाईलाइट PDF डाल देता हूँ, हाईलाइट में क्या क्या आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको वो सेडिशन लॉ जो मैंने आपको सेम पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, तो वो सिमिलरिटी न्यूज़ आती हैं सारी, इतना कोई अलग उधर से न्यूज़ बनाते नहीं है, सब सिमिलर न्यूज़ रहती हैं, एक दो चीज़ ज़्यादा रहती हैं। फिर आपका वुमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। कोई मास्टर प्लान आने वाला है दिल्ली के अंदर 2021-2041, तो उसमें वुमेन फ्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अच्छा है। फिर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आया है, तो आप पढ़ लेना जाके, नीचे का आर्टिकल कोई काम का नहीं है आपको। आगे चलते हैं। फिर ये एंटीगुआ का है। 3-4 दिन पहले मैंने आपको मैप पढ़ाया था, कहाँ का मैप पढ़ाया था? क्यूबा का। क्यूबा कहाँ है? फ्लोरिडा के ऊपर है। यहाँ पे कौन सा स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, इधर आपका डोमिनिका है, इधर आपका हिती है, हिती जहाँ पे अभी वहाँ के प्रेसिडेंट को मार दिया गया, हिती, यहाँ पे डोमिनिका है। तो ये ऐसे आपको मैंने पूरा बताया था। तो लोकेशन आप मैप में ये दोनों लोकेशन जाके मार्क करना। आप क्या करो, गूगल मैप खोलो, गूगल मैप में जाके ये लोकेशन एंटीगुआ सर्च करो और उसे वहाँ पे स्टार मार्क कर दो, सेव कर दो, तो वहाँ पे एक ऐसा सर्किल बना हुआ जाएगा और वो हमेशा बना रहेगा। कभी आपको लोकेट करना हो तो आप देख, लास्ट में दिखाऊंगा कैसे। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, कैंपेन लॉन्च किया कि ट्राइबल एरिया को पॉपुलेशन लगाई जाएगी। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको कि जो कम्युनिटी हैं ओजस और बासस और गनियस, ये कहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी हैं, और जो आपका ट्राइफिड है ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका काम है। देखो ऐसी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। फिर इसमें आता है जो एक अंडर ब्रिज बनाया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं राजाजी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में, वहाँ से निकल के जा रहा था। तो परमिशन किसकी लेनी पड़ती थी? मतलब परमिशन इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं। अब आप कोई चीज़ निकाल रहे हो तो आपको नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हो गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है। फिर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हो गई, इन सब चीज़ों। तो इनमें दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम आते हैं अपने इस पर, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो इसमें टाइगर आ गया, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाया गया। जहाँ भी स्टैट्यूटरी लिखा हो ना, वहाँ पर पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बनाई जाएगी। कोई भी एक्ट हो सकता है पार्लियामेंट का। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंडमेंट किया गया 2006 में, जब हमें लगा टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाना है, तो तब NTCA को डेवलप किया गया। इसमें कुछ और भी चीज़ें 2006 में बहुत सारी चीज़ें बनाई गई थी। शायद टाइगर टास्क फोर्स भी इसी एक्ट से डेवलप की गई थी, आप एक बार जाके देखना। तो इसमें क्या ऑब्जर्वेशन क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है अथॉरिटी है जो प्रोजेक्ट टाइगर है इंडिया में, उसको मतलब बताती है कैसे इम्प्लीमेंट कराना है। आपको नेचरिंग अकाउंटेबिलिटी रखती है कि मैनेजमेंट कैसे करना है टाइगर रिजर्व जो है, आइदर बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कैसे उसको चीज़ें करनी है। एड्रेस करना है कोई लाइवलॉट जो मतलब कि लाइवलीहुड इंटरेस्ट है लोकल पीपल का। अब लोकल पीपल साथ में रहेंगे ना, वो पहले से रह रहे हैं, तो एक तरीके से दोनों को बैलेंस बना के चलना है।
NTC हैव 8 एक्सपर्ट और प्रोफेशनल है, इसके बाद एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स हैं, ये सब है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के भी इसके कुछ MP हैं लोकसभा के जो इसके अंदर ऑफिशियल मेंबर हैं। ये सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें क्या है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट हैं जो इंचार्ज है फॉरेस्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर के, विद द एक्स ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेक्रेटरीट। अब इसके बारे में और फंक्शन क्या है, मैंने बताया अमेंडमेंट करके बनाया गया था 2006 में इस वाले एक्ट को। इवेल्यूएट करता है कोई चीज़ सस्टेनेबल इकोलॉजिकल मेंटेन हो चीज़ें कहाँ पे, टाइगर वाले एरिया में, टाइगर रिजर्व में। प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइड मतलब एक मेजर चीज़ें इंक्लूड की जाए, फ्यूचर प्लानिंग कैसे रखनी है, उनके सर्वे कैसे कराना है, बहुत सारी चीज़ों को, टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्लाइज करना है, फैसिलिटी क्या क्या प्रोवाइड करनी है वहाँ के लोगों को, स्टाफ को जो टाइगर रिजर्व में रहते हैं, और भी जो चीज़ें फैसिलिटी मैनेजमेंट इन द स्टार, मतलब वही सारी चीज़ें कि एक मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइगर को कंजर्वेशन कैसे, इसको टाइगर कंजर्वेशन इंडिया में अंदर करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। तो वाई इज़ द टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी रिक्वायर क्यों पड़ी, क्योंकि इंडिया में देखो पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही थी टाइगर की, इवन किलिंग उनकी स्किन के लिए, उनकी चीज़ों के लिए उनको मारा जाता था। इसकी इसलिए पड़ी कि एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी होगी जो पर्टिकुलर टाइगर पे फोकस करेगी। उससे क्या इफेक्ट हुआ, उससे हमारी टाइगर की पॉपुलेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुई है और हमने अच्छा सराहना कदम उठाया है। द प्रिवेंट सच एक्टिविटी, देखो कुछ एक्टिविटी होती थी जैसे मतलब कि आपका अल्टरिंग द स्टेट व्हेन द रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, पोचिंग हो रही है, एडवाइजिंग द स्टेट को बोलती है आप ऐसे करो, टेक्नोलॉजी बोलती है आपके यूजिंग करो थर्मल कैमरा सेटअप इन जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये अपने अपनी बताती रहती है आपको कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। आपको एक चीज़ बता दूँ, इसके जो चेयरमैन होते हैं टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के, इसके चेयरमैन होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के मिनिस्टर होंगे, जो भी मिनिस्टर होंगे वो इसके चेयरमैन होते हैं, वो इसके चेयरमैन होते हैं। चलो आपको पता लग गया वो एक बॉडी है जो इससे बनी है। अब नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या है, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से बनी है, ठीक है ना। रैपिड डिक्लाइन, ये पूरी वाइल्ड लाइफ को देखती है, तो ये बड़ी बॉडी मानी जाएगी क्योंकि टाइगर तो वाइल्ड लाइफ के अंदर आते हैं, और वाइल्ड लाइफ के अंदर तो एलिफेंट भी आते हैं, वाइल्ड लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ आती है। तो टाइगर एक छोटा पार्ट है, ये एक बड़ा पार्ट है, ये पूरा बोर्ड है पूरी वाइल्ड लाइफ का कि पूरे इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कैसे करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एडवाइजरी बॉडी, पहले की एडवाइजरी बॉडी थी, 1952 में इसको बनाया गया था, फिर बाद में चेंज करके इसको मतलब क्या कर दिया गया था, इसको स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब कुछ स्टैट्यूटरी बैकिंग, लीगल बैकिंग देखी गई थी। और जो उसके चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली बात है पूरे इंडिया में चीज़ें देखती है। ये प्रोवाइड करती है स्पेशल जो लीगल प्रोटेक्शन होती है वाइल्ड लाइफ के लिए, जो एंडेंजर स्पीसीज़ हैं, फोना है, उनके लिए स्पेशल चीज़ें कैसे किए जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया 2002 में, एंड द प्रोविज़न, इसमें कुछ चीज़ इसमें प्रोविज़न ऐड किया गया। एक तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रिप्लेस द इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, पहले क्या था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, देखो ये रहा ना इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एक एडवाइजरी बॉडी था, एक एडवाइजरी बस एडवाइस देने के लिए बॉडी था, इसको 1952 में बनाया गया था। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को चेंज किया गया, कब, कुछ उसको अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और उसमें क्या किया गया, जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था ना, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये बनाया गया, इसका नाम चेंज करके ये कर दिया गया और उसको लीगल बैकिंग दे दी गई। अब मेंबर कौन होते हैं, 47 मेंबर होते हैं, डिफरेंट फील्ड के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के चेयर करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो इसके मिनिस्टर इंचार्ज होते हैं वो मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट होते हैं, वो होते हैं मिनिस्टर इन इंचार्ज, वो वाइस चेयरमैन होते हैं, आपको याद रखना है इसके। ये सारी में चीज़ें एडिशनल बहुत सारी चीज़ें होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, लोकसभा से, राज्यसभा से, NGO के भी होते हैं, इकोलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट और इन्वायरमेंटलिस्ट भी इसके अंदर होते हैं। अब इसकी ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी वही एडवाइजरी इन नेचर, ये एडवाइजरी देता है, गवर्नमेंट इंडिया एडवाइजरी देती है आपको कंजर्वेशन कैसे करना है चीज़ों का। इंपॉर्टेंट चीज़, इट हैज़ पावर टू रिव्यू, ये रिव्यू कर सकती है ऑल द वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर, जैसे मैंने बताया ना वो राजाजी नेशनल पार्क से निकाला जा रहा है, तो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर है, उसको रिव्यू करना, अप्रूवल देना प्रोजेक्ट के लिए जो आ गया, जो नेशनल पार्क के आसपास कहीं से सेंचुरी के आसपास से निकल रहा है, तो ये उसको अप्रूवल देती है। नो अल्टरेशन, यानी कि छोटा करना बाउंड्री को नेशनल पार्क की, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ, इस बोर्ड की अप्रूवल से किसी नेशनल पार्क की किसी भी सेंचुरी की आप बाउंड्री को छोटा नहीं कर सकते। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बॉडी होती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बॉडी है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट की होती है, आपको याद रखना है।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 से बनाया गया था। मैंडेटरी है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी इस बॉडी को, और जो उसके चेयरमैन होंगे वो स्टेट के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इंचार्ज जो फॉरेस्ट होते हैं इन द स्टेट, जो स्टेट के अंदर होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे। जो चीफ सेक्रेटरी विल बी द चेयरमैन इफ़ द मिनिस्टर इज़ पोस्टेड वैकेंट। अगर वैकेंट है तो स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं इन्वायरमेंट के, वो इसके कौन होंगे, मिनिस्टर होंगे। ड्यूटी क्या होती है, एडवाइस द स्टेट इन द सिलेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एरिया, डिक्लेयर द नेशनल पार्क करो इसे डिक्लेयर, या फिर कोई क्लोज एरिया को ये डिक्लेयर करो। ये कंजर्वेशन का काम करती है वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। जो पॉलिसी होती है उसको मेज़र करती है, कोई चीज़ें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही और मैटर तो कोई नहीं है, ये रेफर करती है स्टेट गवर्नमेंट को। ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। वापस आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। दोनों मैंने आपको बॉडी बना दी। जो ऊपर की नेशनल जो टाइगर वाली थी उसको मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर उसको क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। नेशनल टाइगर बोर्ड जो आपकी वाइल्ड लाइफ वाली है, वाइल्ड लाइफ वाली को प्राइम मिनिस्टर करते हैं, और इसमें जो वाइस चेयरमैन होंगे वो भी सेंट्रल के मिनिस्टर होंगे। ये सब चीज़ें मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया। आगे चलते हैं, ये आप पढ़ लेना 66 एक कल 2-3 बार मैं पढ़ा चुका हूँ। ये आर्टिकल पूरा पढ़ लेना आप, मैंने नहीं पढ़ा। ये आपका रिलीजन कास्ट के ऊपर बेसिस ये आर्टिकल है। अफ़गानिस्तान में क्या क्या इन्वेस्टमेंट हमने किया है, कई बार मैं बता चुका हूँ। एक तो हमने सलाम डाम बनाया है, फिर आपका ज़रांग ढीलेराम हाईवे डेवलप कर रहे हैं, पार्लियामेंट डेवलप किया है, स्टोर प्लेस हमने बनाया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किया, ट्रांसपोर्टेशन में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट में हमने काम किया। तो मिलियंस ऑफ रुपीज़ हमने खर्च कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया को डर है वो पैसा कहीं ना कहीं डूब ना जाए। दूसरी न्यूज़ आती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड। ये आप पढ़ लेना थोड़ा, मैं ये आप पढ़ लेना गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे, क्योंकि आरबीआई ने एक डिसीजन लिया है अभी कि रिसेंटली क्या करने वाले हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को नॉर्मल पब्लिक जो होते हैं रिटेलर्स के लिए ओपन करने वाले हैं। पहले उन्हें बिग कॉर्पोरेट खरीद सकते थे, पर वो सबके लिए ओपन करने वाले हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ थोड़ा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। देखो इशू कौन करता है, आरबीआई आएगा कंफ्यूज करने के लिए, पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आरबीआई उस पर बीच में मैनेज करता है चीज़ों को। सच है सिक्योरिटी, इसमें दो तरह की शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म कैसे, ट्रेजरी बिल हो गए, ठीक है ना, जिनकी ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट रहती है लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम की, यानी कि 91 डेज़ की, 182 की या 364 की, ठीक है। एक होती है लॉन्ग टर्म जो 10 1 साल से ज़्यादा के ईयर की रहती है उनकी मैच्योरिटी डेट, यानी कि 1 साल बाद आपकी पॉलिसी पूरी हो जाएगी, आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। तो ये होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू बोथ ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड्स, ये याद रखो, और डेटेड सिक्योरिटी। और स्टेट गवर्नमेंट ओनली बॉन्ड और डेटेड सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स जो है टी बिल्स भी बोलते हैं, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ऐसा आपको पता रहना चाहिए। और फ़ायदा क्या है इसमें, लोग क्यों करते हैं, ये चीज़ें क्या है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ये जल्दी से डूबती नहीं है। आप उनकी सिक्योरिटी खरीद रहे हो, जल्दी से डूबती नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स से भी पैसा कमाती है। तो वो भी एक तरह से ये रहता है कि सिक्योर आप ज़्यादा रहते हो इस सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें बताया गया। अबाउट द प्रपोजल क्या है कि मार्केट के बेसिस पे है, रिटेल इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा मैंने याद कर दिया। तो खरीदते कैसे, बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, बैंक भी खरीदते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एक ई कुबेर का पोर्टल है, या बहुत बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं वो खरीदते हैं। तो ई कुबेर का पोर्टल है आरबीआई का, उस पर जाके वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं। पर आरबीआई अब क्या थिंक कर रहा है कि नॉर्मल जो रिटेलर हैं, कोई भी 10,000 से रुपये से स्टार्ट होंगी, उससे ऊपर आप सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। तो एक प्रोसीजर है पूरा, कैसे कैसे खरीद सकते हैं ऑनलाइन जाके, वो उस आर्टिकल में लिखा है, वो आप देख लेना। आज की जो मैप प्रैक्टिस है वो गंगा की है, जल्दी पढ़ाऊँगा, आप चीज़ें पढ़ लेना। गंगा देखो यहाँ से निकलती है, ये आ गई गंगा। 2 दिन पढ़ाऊँगा गंगा को, गंगा की क्या है, बड़ी है गंगा, ये गंगा आ गई, यहाँ पे आ गई। आज मैं आपको इसकी क्या बताता हूँ, मेन चीज़ बता देता हूँ, कल को इसकी और डीपली चले जाएंगे। तो गंगा आ गई, गंगा से आके यमुना उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी जो कहा जाता है, वो आके मिलती है कहीं यहाँ पे आके मिलती है। आपको कमेंट में बताना है कहाँ पे मिलती है। ये आपकी प्रयागराज के आसपास मिलती है, संगम के आसपास। तो ये हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी, याद रखो राम गंगा। अब ऐसे आ रही है गंगा, ऐसे आ रही है गंगा, ऐसे आ रही है गंगा। तो इसकी ये ऊपर वाली कौन सी होगी, ये होगी लेफ्ट बैंक, और नीचे वाली कौन सी होगी, ये होगी राइट बैंक। तो सबसे पहले जो ट्रिब्यूटरी मिलती है, मेन जो बता दो, छोटी छोटी तो बहुत सारी हैं, काली गंगा, इसमें बहुत सारी गंगा मिलती है। सबसे पहले राम गंगा, फिर दूसरी आपकी गोमती, जो गोमती वाराणसी से थोड़ा बाद में मिलती है, देखो गोमती ये रही। और बाद में कौन सी आती है, ये आती है घाघरा, और फिर गंडक आती है, और लास्ट में कोसी आती है, इसमें कोसी बिहार में, और लास्ट में ये कहीं हल्दिया के आसपास जाके डिवाइड हो जाती है। एक हुगली में डिवाइड हो जाती है, और दूसरी आपकी अफगानी उसमें बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के रूप में। पद्मा की जब इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिलती है, जब ये जमुना आके मिलती है, तो ये बन जाती है आपकी
ये आगे बन जाती है मेघना वगना, वो आगे पढ़ेंगे। तो मैं याद रखना पहली कौन सी है, रामगंगा। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ साफ करके इसे। पहली कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, पहली है इसकी रामगंगा, पहली है इसकी रामगंगा, सॉरी पहली है इसकी रामगंगा, दूसरी है इसकी गंधक गोमती, फिर गंधक घाघरा। राम की गोमती का घाघरा गंदा हो गया और कोसी में गिर गया, ऐसे याद रखो। राम की गोमती का घाघरा, घाघरा पहनते हैं ना, घाघरा चोली, तो राम की गोमती का घाघरा गंदा होके कोशी में गिर गया। तो ये सारी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राम की गोमती का घाघरा गंधक में, राम की गोमती का घाघरा गंदा हो गया, उसमें गिर गया। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, बस ये आगे डिवाइड हो जाती हैं। इधर से आप कौन सी आती हैं, यमुना की आती हैं। तो आपको मैंने आज लेफ्ट बैंक बताया, कल मैं आपको बताऊंगा यमुना की राइट बैंक। एक साथ नहीं पढ़ेंगे, 4-4 पढ़ेंगे, बहुत दिन है, रिवर इतनी सारी नहीं है, ये एक हफ्ते में ख़त्म कर लेंगे, 1-1.5 हफ्ते में। तो मैंने कुछ और चार्ट बताए हैं कैसे कैसे ट्रिब्यूटरी हैं, कल इसको समझाऊंगा। और एंड में यमुना आती है, यमुना की बताऊँगा इससे रिलेटेड। तो ये कुछ हमारा पार्ट था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया सारी चीज़। ये कुछ हमारा पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया। आपको अगर इसे करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। अगर अच्छी लगी हो तो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो बहुत बहुत आपको लोगों का धन्यवाद। मैं यहीं इसको विराम देता हूँ।